सभी का नमस्कार साथियों। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 मैथ्स में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर संख्या 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और उसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 जिसमें हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक असमीकरणों का ग्राफीय विधि से हल। जी हाँ, रैखिक असमीका और समीकरण में थोड़ा अंतर होता है, वो हम आपको अभी बताएंगे। तो हमने जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का है ग्राफीय विधि से हल पढ़ा था। और अब हमें पढ़ना है कि दो चरों वाला या एक चर वाला जो भी रैखिक असमीका होगी उनका ग्राफीय विधि से है कैसे हल ज्ञात करें। तो चलते हैं अपने मुख्य वीडियो की ओर। तो असमीका क्या होती है? एक गणितीय कथन जिसमें चर और चिन्ह, ये चिन्ह कैसा है? बड़ा है, से बड़ा है, से छोटा है, से बड़ा और बराबर है और से छोटा और बराबर है विद्यमान हो। ये तो क्या होगा? ये से बड़ा है और ये चिन्ह है से छोटा है। इसी प्रकार एक चिन्ह ये आता है से बड़ा है और बराबर है, ठीक है, से छोटा है और बराबर है। ये चिन्ह अगर किसी भी समीकरण में या किसी भी बीजीय व्यंजक में विद्यमान है, समीकरण तो हम कह नहीं सकते, बीजीय व्यंजक में विद्यमान है, किन्हीं बीजीय व्यंजकों और वास्तविक संख्याओं के मध्य अगर ऐसे चिन्ह विद्यमान हैं तो ऐसे व्यंजक को हम क्या कहेंगे? असमीका कहेंगे। ऐसे कथन को हम क्या कहेंगे? असमीका कहते हैं। समीकरण में तो क्या होता है? केवल बराबर का चिन्ह होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक समीकरण है और इसी में अगर बराबर के चिन्ह की जगह इनमें से कोई, इन चारों चिन्हों में से कोई भी अगर चिन्ह ले लें तो वो क्या बन जाएगी? एक असमीका बन जाएगी। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। असमीका एक चर वाली भी होती हैं और एक से अधिक चर वाले भी होती हैं। अगर ये ऐसा आ जाए x केवल x में ही आ जाए, ऐसा आ जाए केवल x में दो, तो ये एक असमीका है। एक चर में कितना चर है? एक चर है। ऐसे y आ जाए तो भी कोई बात नहीं, वो भी क्या होगा? एक ही चर है। ये भी एक चर वाली असमीका है। तो यहाँ पर हम देखें एक चर वाली जो रैखिक असमीका क्या होती थी, जिसमें ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण था। उसमें क्या है? ये जो चर का गुणांक है वो a नॉट इक्वल टू 0 है। एक a क्या है? एक a शून्य वास्तविक संख्या है। तो चर x के लिए ax प्लस बी, इसमें अब चिन्ह बना दें, वो चिन्ह चेंज कर दे, बराबर की जगह वो सारे चारों चिन्ह अगर आ जाए तो वो क्या बोलाएगी? वो सारी क्या कहलाएगी? असमीका। एक चर वाली रैखिक असमीकाएं कहलाती है। चारों चिन्ह आपको बताए थे, बड़ा है, से बड़ा है, से छोटा है, से बड़ा है और बराबर है, से छोटा है और बराबर है। तो ये चिन्ह अगर इस बराबर की जगह आ जाए तो वो सारी क्या कहलाएगी? रैखिक असमीकाएं कहलाती हैं। और इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगी? ये एक चर वाली रैखिक असमीका कहलाएगी। यदि चरों की संख्या 2 हो जाए तो असमीकाएं क्या कहलाएगी? दो चर वाली असमीका कहलाएगी। जैसे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई लेस देन 4। व्यापक रूप से हमें ये देखें तो इनकी अगर परिभाषा देखें तो क्या होगा कि हम दो चरों वाले समीकरण को, रैखिक समीकरण को किस रूप से प्रदर्शित करते हैं? ax प्लस by इक्वल टू c, इस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। या सॉरी, यहाँ पर क्या था? c प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। अगर इसी को है तोड़ मरोड़ करें वापस, ये चारों चिन्ह है, ये चारों चिन्ह इस बराबर की जगह लगाकर उसको है हम प्रदर्शित करें तो ये a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, तो ये दो चरों वाले एक रैखिक असमीकाएं हो जाएगी। हम इस पार्ट में हैं दो चरों वाली रैखिक असमीकाओं के हल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि ये जो चैप्टर हैं वो थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड का है, उच्च स्टैंडर्ड का है। इसके बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी चाहिए तो कक्षा 11 की NCERT की बुक में ये एक चैप्टर के रूप में बड़ी विस्तृत रूप में इसको समझाया गया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रूप दे रखा है, वहाँ एक बहुत बड़ा रूप दिया गया है। तो आलेखीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे।
तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण रेखिक एस समीकरणों का आलेख की विधि से हल करें तो हम देखते हैं कि एक जो सरल रेखा होती है, सरल रेखा का ये जो रूप होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो सरल रेखा है वो कोई सा भी तल हो एक्स वाई, अगर हम ग्राफ के रूप में दिखाएं तो ये एक ग्राफ बनेगा। तो उस ग्राफ में दो तल है, एक एक्स और वाई का, ठीक है। तो उसमें अगर कोई एक समीकरण हम ऐसे खींच दे कोई समीकरण, तो वो समीकरण क्या करेगी, सॉरी यहाँ पर समीकरण नहीं खींच रही है। तो ये जो समीकरण है, मान लो ये ऐसे हमने रेखा खींची, तो ये रेखा क्या करेगी, इससे एक्स वाई तल को दो भागों में बांट रही, एक मूल बिंदु की ओर, ये मूल बिंदु यहाँ है तो मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र, दूसरा मूल बिंदु के दूसरी ओर का क्षेत्र। तो ये सारा जो विभाजित क्षेत्र है, इस विभाजित क्षेत्र को हम किस रूप में देखेंगे, उस विभाजित क्षेत्र को ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, और ए एक्स प्लस बी वाई को बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इन्हें संवर्त या खुला अर्ध आकाशीय क्षेत्र के रूप में है निम्न समुच्चयों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। संवर्त के रूप में, संवर्त मतलब बंद, विवर्त मतलब खुला, तो या तो संवर्त रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या विवर्त रूप में प्रदर्शित करते हैं। संवर्त के रूप में कब प्रदर्शित होगा, जब यहाँ लेस देन के साथ में इक्वल का चिन्ह आता है, यानी ये इक्वल का जो चिन्ह आ रहा है, तो उस स्थिति में हम बताएंगे कि ये संवर्त है, यानी बंद अर्ध आकाशीय क्षेत्र है। अगर यहाँ पर ये जो चिन्ह आया है वो क्या हो, केवल से बड़ा हो या से छोटा हो, ये यहाँ पर ऐसे छोटा हो, ये यहाँ पर ऐसे बड़ा हो, अगर ये चिन्ह आया इसका मतलब क्या है, ये विवर्त या खुला अर्धाकाशीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। और यही अर्धाकाशीय क्षेत्र है वो क्या होगा, चाहे विवर्त वाला हो या संवर्त वाला हो, वो इन असमीकाओं के क्या होंगे, हल समुच्चय होंगे। उन असमीकाओं के क्या होंगे, हल समुच्चय कहलाते हैं। तो इनका जो हल ज्ञात करने का, इन रेखिक असमीकाओं का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने का जो तरीका है, हम कहें कि विधि है ये, तो उनको हम 4 चरणों में है बताते हैं। और ये 4 चरण कौन से हैं कि पहला कि जो भी असमीकाएं दे रखी है, जो भी असमीकाएं दे रखी है उनको समीकरण के रूप में लिखना है। यानी ये जो चारों चिन्ह है, से बड़ा है, से छोटा है, से बराबर है, बड़ा एन बराबर, छोटा एन बराबर, तो उन सभी को क्या करना है, उन सभी की जगह बराबर का चिन्ह रख रहे एक सरल रेखा बना लेना है। और उस सरल रेखा में क्या करेंगे, x बराबर 0 रखकर y एक्स का कटान बिंदु प्राप्त कर लो, यानी x को 0 मान रखेंगे तो y का कोई ना कोई मान प्राप्त होगा, वो y अक्ष को काटने वाला बिंदु प्राप्त हो जाएगा। उसी को प्रकार y बराबर 0 रखेंगे तो वो x अक्ष पर काटने वाला बिंदु प्राप्त हो जाएगा, तो वो बिंदु प्राप्त करके प्राप्त कर लेंगे। या फिर हम कहेंगे जैसा कि हमने जो पिछले जो प्रश्नावली में पढ़ा था कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण की ग्राफ विधि से हल में, उनमें हमने क्या किया, उस समीकरण के बिंदु निकाले थे, तो हमें वो 2 बिंदु प्राप्त करना है, वो इस दूसरे चरण में प्राप्त करेंगे। फिर तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, उन बिंदुओं को है क्या करेंगे, सरल रेखा पर उस ग्राफ में निरूपित करना है। ग्राफ में निरूपित करके सरल रेखा खींचनी है। चौथा जो चरण होगा उसमें क्या करना है कि अभी क्या करना है, कोई एक बिंदु ले लेंगे और जहाँ तक संभव हो मूल बिंदु लेना है 0 0। तो वो मूल बिंदु लेकर उसमें है उसके जो मान होते हैं, मूल बिंदु के मान क्या होते हैं 0 0, तो x का मान भी 0, y का मान 0, उस असमीका में रखना है। किस में रखना है, जो असमीका दी गई हो ये चिन्हों वाली, उसी में रखने हैं, जो हमारे प्रश्न में दी हुई उसी में रखना है। और देखना है कि ये जो मान है वो संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी जैसे ये x प्लस बी वाई है ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 0 रख दें, तो जो मान आएगा क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी है या नहीं है, इस बात की हम पड़ताल करेंगे। अगर वहाँ पर ये चीज़ सत्य पाई जाता है तो हम कहेंगे कि वो संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट करेगा तो हम जो सरल रेखा से लेकर जो बिंदु की तरफ है क्षेत्र अंकित करेंगे, छायांकित करेंगे। यानी ये जो अगर संतुष्ट करता है 0 0 से संतुष्ट होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो छायांकित क्षेत्र है वो इधर की ओर बनाएंगे। इसको देखते हैं थोड़ा सा कि छायांकित क्षेत्र है वो किस तरफ दिखाएंगे, इस तरफ की ओर। इस तरफ की ओर दिखाएंगे, मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र है वो हम दिखाएंगे। ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं करता है तो वो छायांकित क्या होगा, इस रेखा के दूसरी ओर, मूल बिंदु से दूसरी ओर, मूल बिंदु इस तरफ है और मूल बिंदु से दूसरी ओर उस तरफ होगा। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि अगर
चिन्हों वाले यहाँ बात करें, अगर ये ग्रेड लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ये चिन्ह दिया हुआ है, इक्वल इक्वल का चिन्ह आ रखा है, तो हम उसको बिल्कुल गहरी लाइन से दिखाएंगे। अगर यहाँ लेस देन या ग्रेटर देन दे रखा हो तो उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे डॉट 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 से रेखा खींचेंगे। हम पूरी है वो गहरी रेखा नहीं खींचेंगे, अब इसको डॉट 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 से दिखाते हुए रेखा खींचेंगे इसके की सहायता से। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर बराबर का जो चिन्ह दे रखा है उसका मतलब क्या है कि जो रेखा से बना हुआ क्षेत्र है उसे हल क्षेत्र में विद्यमान होता है। बराबर का जो चिन्ह है उसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या है, या ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है कि ये जो रेखा खींची गई वो हल क्षेत्र में ही विद्यमान है। परंतु या लेस देन या ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि इसके इधर, इस रेखा के इधर वाला और इस रेखा के उधर वाला ही हल में शामिल है, वो रेखा उसमें शामिल नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि कोई का मान P है, P लेस देन 5, P लेस देन 5, तो P का मान क्या 5 से छोटा है। 5 से छोटा तो क्या हो, 1 2 3 और 4, 5 थोड़ी हो सकता है, 5 नहीं होगा, तो 1 2 3 4 होगा। तो इसका मतलब 5 से छोटा होगा। जो रेखा अगर 5 को निरूपित करेगी तो वो रेखा है उसको, वो उसका हल नहीं होगा, वो उससे इधर वाला या उसके उधर वाला ही क्या होगा, वो मान में होगा, वो उसमें शामिल नहीं होगा। अगर यहाँ पर आ जाता है P लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 हम और लिख सकते थे, तो हम कहेंगे 5 जो है उस हल क्षेत्र में शामिल है। तो यही बात इसमें है, रेखा के मामले में ये कार्य करती है कि हमें ये देखना है कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन का केवल चिन्ह आए तो हम कहेंगे कि वो रेखा क्षेत्र है, जो उस रेखा द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र है वो उस हल क्षेत्र में नहीं आएगा, वो रेखा उस हल क्षेत्र में नहीं आएगी, और उसको हम डॉट 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 लाइन से दिखाएंगे। और अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह इस समीकरण में आ रहा है तो हम उसको गहरी रेखा से दर्शाएंगे और कहेंगे कि वो जो गहरी रेखा है वो हल क्षेत्र में शामिल है। तो इस प्रकार यदि मूल बिंदु ऐसे समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो छायांकित क्षेत्र रेखा के मूल बिंदु विपरीत ओर की होगा, अगर संतुष्ट करता है तो रेखा मूल बिंदु की ओर ये हल क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार हम अभिष्ट जो ऐसे समीकरण का हल क्षेत्र है वो ज्ञात कर पाएंगे। ऐसे समीकरणों की अगर बात करें तो उसके कुछ प्रकार भी होते हैं, आप छोटे छोटे प्रकार जो किताब में दे के आप उनको समझे। ऐसे समीकरण यहाँ परिभाषा दे रही है, एक ऐसे समीकरण वास्तविक संख्या या बीजीय व्यंजकों में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। ये जो है सारे रूप हैं, ये जो पहला वो तो समीकरण रूप है, बाकी ये जो चारों है वो क्या होगा, ए समीकरण का रूप है। अब ए समीकरण के कुछ प्रकार होते हैं। पहले ए समीकरण कहलाती है, एक ए समीकरण वो क्या कहलाती है, संख्याक ए समीकरण, यानी जिस ए समीकरण में केवल संख्या दे रखी हो वो क्या कहलाएगी, संख्याक ए समीकरण कहलाएगी। जैसे ये दो ए समीकरण दे रखी है आपके यहाँ, 3 ग्रेटर देन 5, 7 लेस देन 12, ये जो है वो क्या है, संख्याक ए समीकरण, क्योंकि ये जो चारों चिन्ह है इन चारों चिन्हों से ए समीकरणों का निर्माण होता है। अगर इनसे जो कोई भी वास्तविक संख्या या कोई व्यंजक बन रहा है या किन्हीं वास्तविक संख्याओं के बीच में है ये चिन्ह, तो वो ए समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ ये दोनों ये क्या होगी, संख्याक ए समीकरण, क्योंकि केवल संख्या है। इसके अलावा एक और होता है प्रकार, वो है चरांक ए समीकरण। चरांक का मतलब जिसमें चर हो, यानी संख्या के साथ साथ में क्या हो, चर भी शामिल हो। जैसे ये x ग्रेटर देन इक्वल 1, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, तो ये क्या है, ये चरांक है क्योंकि इसमें चर है। एक और ए समीकरण आप पढ़ेंगे वो क्या है, द्वि समीकरण, यानी द्वि समीकरण मतलब क्या होता है, जिसमें ये दो चिन्ह, इन चारों में से दो चिन्ह आ जाए, जिसे बीज व्यंजक में या वास्तविक संख्याओं के बीच में अगर इन चारों चिन्हों में से अगर दो चिन्ह आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, द्वि ए समीकरण। यानी उसमें दिखावा दिख रहा तो एक है परंतु वहां पर ए समीकरण कितनी है, दो। उसको हम देखो ये है y ग्रेटर देन इक्वल, इसमें बीच वाले को पकड़ते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस, y ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल 4। इसको हम दो रूप में लिखा सकते हैं कि ये y है वो क्या है, वो 2 से बड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे समीकरण क्या होगी, y है
लेस देन इक्वल टू 4 कि 4 से छोटा है या उसके बराबर है। तो इस प्रकार यहाँ दो असमीका प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विअसमीका कहेंगे। तो आपको द्विअसमीका के बारे में भी जानना चाहिए, काफ़ी जरूरी है। कुछ और प्रकार होते हैं जैसे अनिश्चित असमीकाएं, यानी जिन असमीकाओं का मान अनिश्चित हो उनको हम क्या कहेंगे, अनिश्चित असमीका कहेंगे। जैसे यहाँ से हम देखें x लेस देन इक्वल टू और y x ग्रेटर देन इक्वल टू और y लेस देन इक्वल 4, यहाँ पर बराबर है और छोटा है, बराबर है या बड़ा है, ये दोनों चिन्ह आ रखे हैं। यहाँ पर ये निश्चित नहीं करा कि छोटा है इससे कम है या नहीं है, कितना है या नहीं है, वो निश्चित चीज़ नहीं आ रही है। यहाँ करें x 2 से बड़ा भी है और 2 से बराबर भी है, तो दो मान आ गए, इसलिए हम अनिश्चित असमीका कहेंगे। जबकि यहाँ देखिए दूसरा जो है आते एक प्रकार और है असमीका का, वो है सुनिश्चित असमीका, जिसमें एक निश्चित होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि x ग्रेटर देन 2, यानी x का मान 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़े कौन कौन से, 2 से बड़े जितनी भी संख्या वो x के मान होंगे, 3 4 3 से लेकर वो सारा अनंत तक है, वो x का मान होगा। ठीक है, और ये कैसा है, ये विवर्त है। कैसा है, विवर्त है, ये विवर्त मान है। यहाँ केवल ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह आ जाता है, वो विवर्त अर्धाकाशीय क्षेत्र को, विवर्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आ रहा है y लेस देन 4, तो y का मान 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा कौन है, 3 2 1 0, माइनस में जितनी भी संख्या वो 4 से छोटी वो y की मान हो सकती है। तो यहाँ पर निश्चित मान आ गया। रेखिक, इसके बाद में आती है रेखिक असमीकाएं। रेखिक असमीकाओं के बारे में हमने अभी पहले पढ़ लिया था कि जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो रेखिक समीकरण कहलाता है। ऐसे ही जिस असमीका में चर की घात 1 हो वो क्या कहलाएगी, रेखिक असमीका कहलाती है। यहाँ x और y की अधिकतम घात 1 है तो वो क्या कहलाए, रेखिक असमीका कहलाती है। हमने रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, वो क्या था, x + b = 0। तो वहाँ उसमें ये चारों चिन्ह अगर पुटअप कर दें तो वो सारा क्या कहलाएगा, रेखिक असमीकाएं बन जाती है। यहाँ पर है x का जो गुणांक है, यानी चर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। उसी प्रकार हमने पढ़ा था द्विघातीय असमीका, तो जिस असमीका में चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, यानी द्विघाती समीकरण के रूप का हो तो वो द्विघातीय असमीका कहलाती है। तो यहाँ पर भी द्विघात समीकरण हम देखें, वो जो मानक रूप क्या होता है, x² + bx + c = 0 होता है। यहाँ पर वो ये चारों चिन्ह लगेंगे इक्वल की जगह, तो वो क्या होगा, द्विघातीय असमीका हो गई। और द्विघातीय असमीका में क्या होता है, चर x² का जो गुणांक है यानी a है, ये ≠ 0 होना चाहिए। इसके बाद हमने कुछ असमीकाओं के गुणधर्म पढ़े तो हमारे लिए काफ़ी बेहद उपयोगी होगा। हालांकि ये इसे किताब में तो नहीं दे रखे हैं, परंतु आप इनको अध्ययन करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पहला जो गुणधर्म आपके सामने दिख रहा है असमीकाओं के गुणधर्म में, कि असमीकाओं के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ें या घटाएं तो असमीका का चिन्ह है वो नहीं बदलता है। यानी असमीका का जो चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो चार चिन्ह हैं वो कब नहीं बदलते हैं, जब उनमें कोई संख्या जोड़ दी जाए। जैसे ये x + 2 एक लेस देन इक्वल टू 0 है, ये एक असमीका है। इसमें अगर हम देखें यहाँ दोनों ओर ये प्लस का 3 जोड़ दे, दोनों ओर क्या जोड़ दिया, ये प्लस का 3 है, जोड़ दे, प्लस का 3 इधर भी जोड़ दिया और प्लस का 3 इधर भी ये जोड़ दिया, तो इससे इस रेखिक समीका का जो ये चिन्ह है वो नहीं बदलेगा, वो चिन्ह वैसा ही रहेगा जी। ये लेस देन इक्वल है, वो लेस देन इक्वल ही अंत में रहेगा। चाहे घटाएं तो भी यही स्थिति आएगी और जोड़े तो भी स्थिति, यानी कोई समान संख्या दोनों पक्षों में जोड़ दें तो ये तो नॉर्मल चीज़ है कि हम किसी भी पक्ष में अगर कुछ मान लो कि 2 आदमी हैं, उनके पास में 100 रुपये हैं और उनको हम दोनों को 5-5 रुपये दे दें, उनको जोड़ दें उनके खाते में, तो उनका जो पहले जो मान था वही मान अब रहने वाला है। पहले दोनों बराबर थे तो अब भी दोनों ही बराबर रहने वाले हैं। उसी प्रकार ऐसे में कहे कि किसी के पास 50 रुपये थे, एक के पास 50 था, दूसरे के पास कितने थे, 100 रुपये थे, तो 50 है लेस देन 100 है। अब दोनों में 5-5 जोड़ दें तो 50 5 55 है, 100 और 105, 100 और 5 कितने, 105 हो गए। तो हम वो चिन्ह वही रहेगा कि 55 लेस देन 105, वहाँ चिन्ह का चेंज नहीं होगा। असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या, धनात्मक प्लस की संख्या से, धनात्मक संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है। यानी ये जैसे 4x है, ये 4x लेस देन इक्वल टू 3 देर का, इसको अगर हम दोनों पक्षों में या 2 से गुणा कर दिया
दोनों पक्षों किसे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो इससे जो भी असमीका प्राप्त हो रही है उसका जो चिन्ह है वो एज इट इज रहता है। जैसा यहाँ 4 लेस देन इक्वल टू 3 था, तो वहाँ आगे 8x लेस देन इक्वल टू 6, तो वो चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार भाग में भी ऐसी ही चीज़ें रहेगी, उसमें कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। अगर 2 का भाग दे रहे हैं दोनों समान संख्या से, परंतु ये ध्यान रखना है कि वो समान संख्या क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, प्लस की संख्या होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग कर दे तो क्या होगा, तो असमीका का चिन्ह है वो बदल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान देनी होगी। ये मापांक की जो समस्या आती है, मापांक जिसको मॉड्यूलेशन भी कहते हैं या मोड के हम रूप में दिखाते हैं, कि कई बार ऐसे आपके पास में प्रश्न आ जाएंगे, ये मापांक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x प्लस वाई मापांक ग्रेटर देन 2, ये मापांक वाले इसमें है, ये चीज़ आपके काम आने वाली है। यहाँ हम देखोगे कि दोनों असमीकाओं को अगर समान ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दे तो असमीका के चिन्ह बदल जाता है। ये अगर लेस देन वाला चिन्ह है तो समान संख्या ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दे तो ग्रेटर देन वाला चिन्ह आ जाएगा। लेस देन इक्वल वाला है वो ग्रेटर देन इक्वल वाला हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, इनका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, दोनों चिन्ह आपस में चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ दे रहे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो इसको -1 समान संख्या है दोनों से और से गुणा कर दिया, तो ये जो चिन्ह है वो चेंज हो गया, और चेंज होकर क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है ना, तो पहले लेस देन इक्वल था, अब ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, क्योंकि ऋणात्मक संख्या से हमने गुणा कर दिया। अब अंतिम जो चीज़ है वो हल क्षेत्र के बारे में। हल क्षेत्र के बारे में आपको हमने पहले ही बता दिया कि अगर केवल लेस देन ग्रेटर देन वाला चिन्ह है तो हम उसको डॉट 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 से प्रदर्शित करेंगे, और लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल वाला है तो उसको मैं सीधी रेखा से, गहरी रेखा से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि जो केवल लेस देन ग्रेटर देन वाले चिन्ह का में वो है हल क्षेत्र है, उस रेखा का जो भाग है वो उसके हल क्षेत्र के अंदर विद्यमान नहीं होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल वाले में वो रेखा स्वयं हल क्षेत्र का एक हिस्सा होती है। तो ये थी कुछ सामान्य जानकारियाँ असमीकाओं के बारे में। अब जो अगला वीडियो आएगा हम उसमें है इसे जो प्रश्नावली है 4.2 की, उनकी समस्याओं को हल करेंगे। और मेरा मानना है कि ये जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो आपके लिए इस असमीकाओं के चैप्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप आगे मैथ्स के विषयों को पढ़कर 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी असमीकाओं की ये प्रश्नावली आपके सामने आएगी, तब आपको वहाँ इसका बहुत ज़्यादा फायदा या लाभ होने वाला है। तो 4.2 प्रश्नावली भी हम आज ही स्टार्ट करेंगे, तो आप उसका इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।